नमस्ते। आइए आज की इस चर्चा में सीधे डाइव इन करते हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उन डीप सिस्टमिक चेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारे पूरे देश का एजुकेशन इंजन बदल रहे हैं। पिछली बार हमने एक स्टूडेंट आरव की नज़र से देखा था कि उसके स्कूल के एनवायरनमेंट, एग्जाम्स और स्किल्स में कितने मैसिव चेंजेस आए हैं। लेकिन आज हम सिस्टम के थोड़ा और अंदर जाएंगे, एकदम अंडर द हुड। हम उन छुपे हुए पावरफुल चेंजेस की बात करेंगे जो इस पूरे सिस्टम को आने वाले कई सालों के लिए मजबूत बनाते हैं। तो फटाफट अपने रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे अपग्रेडिंग द स्कूल इंजन से, फिर बढ़ेंगे लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम की तरफ, उसके बाद हायर एजुकेशन एंड क्वालिटी, और आखिर में देखेंगे पावरिंग द नेशनल ब्लूप्रिंट। एक लोकल स्कूल से लेकर पूरे नेशनल लेवल तक इस मैसिव फ्रेमवर्क को हम एक साथ समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, अपग्रेडिंग द स्कूल इंजन। इन डीप स्ट्रक्चरल चेंजेस को समझने के लिए हमारा पहला पड़ाव खुद स्कूल का एनवायरनमेंट ही होना चाहिए। अब देखिए, पहले होता क्या था, स्कूल मैनेजमेंट की मीटिंग्स में डिसीजंस अक्सर बिल्कुल रैंडम होते थे, ऐसे जैसे बस हवा में तीर चलाए जा रहे हों। लेकिन इस नई पॉलिसी के अंदर एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर सामने आता है। अब पूरा का पूरा फोकस ट्रेन्ड लीडरशिप और ट्रांसपेरेंट प्लानिंग पर शिफ्ट हो गया है। स्कूल लीडर्स और प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली प्रॉपर लीडरशिप स्किल्स सिखाई जा रही हैं। मतलब अब स्कूल सिर्फ ईंटों की कोई ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं रही, बल्कि एक प्रोफेशनली रन इंस्टीट्यूशन बन गया है जहां अकाउंटेबिलिटी सच में स्ट्रांग है। एजुकेशन का कंट्रोल अब अंदाजों से नहीं बल्कि सॉलिड प्लानिंग से होगा। और ये पॉइंट तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। नया सिस्टम स्टूडेंट्स को एक ही लैंग्वेज के प्रेशर से पूरी तरह आज़ाद करता है। आरव के दोस्तों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। इमरान उर्दू में स्ट्रांग है, मीरा हिंदी में कंफर्टेबली समझती है और रिया इंग्लिश में। ये पॉलिसी स्ट्रिक्टली इंश्योर करती है कि पढ़ाई के प्रेशर में कोई भी अपनी लैंग्वेज या आइडेंटिटी ना खो बैठे, बल्कि हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस का भी रिवाइवल किया जा रहा है ताकि भाषा सीखने का एक मजबूत ब्रिज बने, ना कि कोई दीवार। एक छोटा सा फन फैक्ट बताऊं, रिसर्च क्लियर कहती है कि बच्चे अपनी मदर टंग में नए कॉन्सेप्ट्स कई गुना जल्दी और बेहतर ग्रास्प करते हैं। और हाँ, एजुकेशन अब सिर्फ स्कूल की चार दीवारी तक लिमिटेड नहीं है। अब पेरेंट्स और लोकल कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स भी स्कूल एक्टिविटीज में एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। एजुकेशन अब कोई आइसोलेटेड अकेला सिस्टम नहीं रहा, बल्कि ये पूरी सोसाइटी का एक जॉइंट एफर्ट बन चुका है। चलिए अब हमारे अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम। ये वो हिस्सा है जहां हम देखेंगे कि एजुकेशन कैसे फैमिली और कम्युनिटी से जुड़ती है, और वाकई सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब आरव की अम्मी ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू करती हैं ना, तो ये इस पॉलिसी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाता है। अडल्ट लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी और वोकेशनल स्किल्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एजुकेशन सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, ये हर सिटीजन का बेसिक हक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अब सबके लिए लिटरली एक खुली किताब की तरह है। यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशल कॉन्सेप्ट आता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जिसे हम ODL भी कहते हैं। बेसिकली ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जहां स्टूडेंट्स ओपन स्कूल्स और ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। रोज फिजिकल प्रेजेंस की कोई टेंशन नहीं। ऐसे समझिए कि अब एजुकेशन पूरी तरह से लोकेशन इंडिपेंडेंट हो रही है। इसका एक बड़ा अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल है आरव का कजन। किसी प्रॉब्लम की वजह से वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पा रहा था, लेकिन इस नई फ्लेक्सिबिलिटी के चलते उसकी पढ़ाई एक दिन के लिए भी नहीं रुकी। रिमोट लर्निंग और फ्लेक्सिबल टाइमिंग का फायदा उठाकर उसने अपना सफर जारी रखा। जो बैरियर्स पहले किसी की भी एजुकेशन रोक देते थे, अब सिस्टम उनका एक बाईपास रास्ता खुद दे रहा है। आरव ने अपनी डायरी में एक बड़ी डीप बात लिखी है। वो लिखता है, स्कूल अब सिर्फ मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है, ये मेरी फैमिली, मेरी लैंग्वेज और मेरी सोसाइटी से एक कनेक्शन बन गया है। ये स्टेटमेंट इस पॉलिसी के पूरे विजन को परफेक्टली सम अप करता है। क्लासरूम को डायरेक्टली हमारी रियल लाइफ से जोड़ना ही तो असली मकसद है। अब अपने इस दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं और सीधे चलते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर, जहां हम हायर एजुकेशन एंड क्वालिटी को समझेंगे। अगर हम पहले और अब के फ्रेमवर्क को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले हायर एजुकेशन का सिस्टम कितना बिखरा हुआ था, है ना? इंस्टीट्यूशंस के रूल्स अलग, क्वालिटी एकदम अनइवन, पर अब इसको टोटली स्ट्रीमलाइंड कर दिया गया है। एक सिंगल रेगुलेटरी स्ट्रक्चर लाया गया है ताकि पूरे देश में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बनाए जा सकें, करप्शन कम हो और पूरा सिस्टम क्लियर, फेयर और प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड लगे। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन और स्टूडेंट सेंट्रिक क्वालिटी चेक्स भी आए हैं।
इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अब सिर्फ किसी कॉलेज के बाहर लगे एक बड़े पुराने बोर्ड से काम नहीं चलेगा। इंस्टीट्यूशंस को रेगुलरली और टफ तरीके से रिव्यू किया जाएगा। ग्राउंड रियलिटी में उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और क्वालिटी ही अब सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। एक और गेम चेंजर वर्ड यहाँ आता है, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। खैर, इसका सिंपल मतलब यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्हें अपना करिकुलम डिज़ाइन करने और इनोवेशन लाने की आज़ादी दी जाएगी। लेकिन हाँ, आज़ादी का मतलब अपनी मनमानी करना नहीं है, इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी भी जुड़ी है। ये फ्रीडम और जिम्मेदारी का एक एकदम परफेक्ट बैलेंस है। इस स्ट्रक्चरल आज़ादी का असर सच में ग्राउंड पर दिख रहा है। आरव के एक सीनियर ने हाल ही में एक ऐसी यूनिवर्सिटी चुनी जहां नई चीज़ों पर इनोवेट करने की एक्स्ट्रा फ्रीडम मिलती है। ये आज़ादी किसी भी स्टूडेंट को एक ऐसे एनवायरनमेंट में आगे बढ़ने का मौका देती है जो स्ट्रिक्टली कटिंग एज लर्निंग के हिसाब से बनाया गया हो। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इन पर अब पूरा फोकस है। आपको आरव के दोस्त मेहुल का सोलर पावर्ड स्कूल बैग वाला आइडिया याद है? एक टाइम था जब ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज पर लोग शायद बस हंस देते थे, लेकिन अब टीचर्स खुद ऐसे क्रिएटिविटी को दिल खोलकर इनकरेज करते हैं। स्टूडेंट्स अब बस रोट लर्निंग करने वाली मशीन नहीं बन रहे, वो एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन रहे हैं। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर देखते हैं। हम बात करेंगे पावरिंग द नेशनल ब्लूप्रिंट की। आखिर इस पूरे नेशनल इंजन को चलने की ताकत कहां से मिलती है? अब जब हम इतने बड़े मैसिव चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है एक सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल उठेगा ही। आखिर इस सब के लिए पैसा आएगा कहां से? जब आरव न्यूज़ में एजुकेशन बजट के बारे में सुनता है, तो इस पॉलिसी का सबसे क्रिटिकल लॉजिस्टिकल पॉइंट हमारे सामने आता है। और उस बड़े सवाल का सीधा सा जवाब इस छोटे से नंबर में छिपा है, 6%। सरकार का एकदम क्लियर टारगेट है कि देश की जीडीपी का करीब 6% स्पेसिफिकली पब्लिक एजुकेशन सेक्टर के लिए रिजर्व किया जाए। इस बजट का बेसिक मकसद है स्कूल्स, खास करके रूरल स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडिकली इंप्रूव करना। क्योंकि सच तो यही है कि बिना सॉलिड इन्वेस्टमेंट के क्वालिटी बढ़ाना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। और ये विजन सिर्फ हमारे देश तक लिमिटेड नहीं है। ये पॉलिसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और ग्लोबल कोलैबोरेशंस के लिए भी अपने दरवाजे खोल रही है। ऐसे प्रोग्राम्स इंडिया को इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर रहे हैं जहां हम दुनिया को सिर्फ नई लेबर फोर्स नहीं देंगे, बल्कि वर्ल्ड क्लास ग्लोबल लीडर्स देंगे। एक और जरूरी बदलाव, पहले पॉलिसीज अक्सर बस इमोशंस या अजम्पशंस पर बन जाया करती थी, यानी थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया और पॉलिसी तैयार। लेकिन अब ये गेसवर्क हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है। अब जो भी प्लानिंग होगी वो एक्चुअल डेटा जैसे एनरोलमेंट नंबर्स और ड्रॉप आउट रेट्स पर बेस करेगी। ये पूरी तरह से एक एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। इस सब का इफेक्ट समझने के लिए आरव की डायरी का ये आखिरी कोट काफी है। वो लिखता है, अब मुझे लगता है एजुकेशन सिर्फ मेरा फ्यूचर नहीं बना रही, पूरे देश का फ्यूचर डिजाइन हो रहा है। एक स्टूडेंट का ये रियलाइजेशन ही सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये पॉलिसी सच में नेशन बिल्डिंग का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है। तो इस सफर को यहां समेटते हुए अगर हम इस फाइनल इक्वेशन पर ध्यान दें, सही फंडिंग, क्वालिटी चेक्स, इंस्टीट्यूशनल आज़ादी और ग्लोबल थिंकिंग, ये सब जब एक साथ मिलते हैं तो एक मजबूत देश तैयार होता है। जरा सोचिए, अगर सीखना जिंदगी भर का सफर है और हमारा सिस्टम इसे फुली सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए, तो आने वाली जनरेशन इस दुनिया के लिए कैसे कैसे इनक्रेडिबल और अनोखे सॉल्यूशंस बना पाएगी। यही वो बड़ा सवाल है जो हम सबको आज सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।